नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में सीधे एक बेहद रोमांचक सैन्य टकराव की बात करते हैं। ये कहानी हिंदू पोस्ट के एक लेख और प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार के विस्तृत विवरणों पर आधारित है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इतिहास के इस पन्ने की गहराई में चलते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ मुट्ठी भर सैनिक हों और दूसरी तरफ एक विशाल ताकतवर हमलावर सेना। ऐसे में कोई शासक जीत कैसे सकता है? ये सवाल किसी सस्पेंस थ्रिलर की शुरुआत जैसा लगता है ना? लेकिन आज की हमारी कहानी के केंद्र में बिल्कुल यही असंभव सी लगने वाली चुनौती है। शुरुआत करते हैं भाग 1 से। अफजल खान का सैन्य अभियान। स्रोतों के मुताबिक सबसे बड़ी चुनौती थी ये विशाल संख्या, 10,000। अफजल खान को अपनी इस भारी भरकम घुड़सवार सेना का खर्च खुद ही उठाना था, और इतनी बड़ी सेना को पालने का ये भारी दबाव ही उसकी उस क्रूर और आक्रामक रणनीति की सबसे बड़ी वजह बना। अगर हम इस अभियान के रास्ते को देखें तो ये काफ़ी खौफनाक तस्वीर पेश करता है। लेख बताता है कि सितंबर 1659 में बीजापुर से शुरू हुआ ये मार्च कोई आम मार्च नहीं था। रास्ते में पंढरपुर, तुलजापुर और जेजुरी जैसे पवित्र तीर्थ स्थानों को लूटा गया और मूर्तियों को तोड़ा गया, जिसके बाद ये सेना वाई में आकर रुकी। इस पूरी रणनीति का सीधा सा मकसद था पवित्र स्थलों को नुकसान पहुंचाकर फिरौती वसूलना और अपने अभियान के लिए पैसा जुटाना। अब आते हैं भाग 2 पर, एक महत्वपूर्ण निर्णय। जब इस विशाल सेना के आगे बढ़ने की खबर शिवाजी के खेमे में पहुंची तो उनके सेनापतियों पर कितना भारी दबाव रहा होगा, इसकी बस कल्पना ही की जा सकती है। सामने एक ऐसी दुविधा थी जिसमें कोई भी रास्ता आसान नहीं था। पहला विकल्प था अफजल खान के सामने झुक जाना, जिसका मतलब था अपनी आज़ादी हमेशा के लिए खो देना, और दूसरा विकल्प था खुले तौर पर विरोध करना, जिसका सीधा सा अर्थ था बीजापुर और मुगलों के साथ जिंदगी भर चलने वाला एक भयानक युद्ध। ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि इसी भारी दबाव के बीच कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। स्रोत के अनुसार शिवाजी को देवी भवानी का एक दिव्य स्वप्न आया, जिसमें उन्हें संदेश मिला कि बिना किसी डर के अफजल खान का साहसपूर्वक सामना किया जाए। इस एक घटना ने मानो उनके संकल्प को फौलाद सा मजबूत कर दिया और युद्ध की दिशा तय कर दी। बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, जासूसी और रणनीति। दिलचस्प बात यह है कि बाहर से देखने पर अफजल खान की योजना दोस्ती का हाथ बढ़ाने की लग रही थी, लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा था। शिवाजी ने अपने चतुर दूत गोपीनाथ पंत को भेजा, जिसने रिश्वत और जासूसी के जरिए इस असली योजना का पर्दाफाश कर दिया। और वो छुपी हुई योजना थी शिवाजी को धोखे से पकड़ने का एक बेहद खतरनाक जाल। इसके जवाब में जो रणनीति बनाई गई वो सच में एक मास्टर क्लास थी। गोपीनाथ की सलाह पर शिवाजी ने डरने का नाटक किया। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने बड़ी ही चालाकी से उस बैठक को प्रतापगढ़ की पहाड़ियों में शिफ्ट करवा लिया। ये वो इलाका था जहां शिवाजी के सैनिक पहले से ही जंगलों में घात लगाए इंतजार कर रहे थे। अब पहुंचते हैं भाग 4 पर, प्रतापगढ़ में वो ऐतिहासिक बैठक। बैठक वाले दिन शिवाजी की गुप्त तैयारी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। जरा ध्यान दीजिए, अंगरथे के नीचे चेन आर्मर, पगड़ी के नीचे छिपा हुआ लोहे का टोप, बाएं हाथ में वाघ नख यानी लोहे के घातक पंजे और दाहिनी आस्तीन में छिपा बिछुआ खंजर। ये वो बारीक चीजें थीं जो कुछ ही पलों में पूरे युद्ध का नतीजा पलटने वाली थीं। दोनों पक्षों के साथ आए लोगों की संख्या में जमीन आसमान का फर्क था। अफजल खान शुरू में 1000 से ज्यादा गार्ड्स लेकर निकला था, लेकिन आपत्तियों के बाद उसे अपनी सुरक्षा कम करनी पड़ी। अंत में वो केवल एक पालकी, 2 सैनिकों और अपने प्रमुख तलवारबाज सैयद बंदा के साथ आगे बढ़ा, जबकि शिवाजी की तरफ से केवल 2 असाधारण तलवारबाज उनके साथ थे। और अब भाग 5, वो अंतिम मुठभेड़। उस सजे हुए तंबू के अंदर का नजारा बेहद तनावपूर्ण था। शारीरिक रूप से देखें तो शिवाजी विशालकाय अफजल खान के केवल कंधों तक ही आते थे। ऊंचाई और आकार का ये बड़ा अंतर उस बहुचर्चित आलिंगन से ठीक पहले के पल को और भी खौफनाक बना देता है। और फिर वो पल आता है। सबसे पहले गले मिलते ही अफजल खान अचानक एक लोहे जैसी मजबूत पकड़ बनाता है और गला घोटने की कोशिश करता है। दूसरा कदम, पलक झपकते ही वो शिवाजी के पेट में खंजर घोंप देता है।
लेकिन तभी तीसरा कदम काम आता है। वो कपड़ों के नीचे छिपा चेन आर्मर, जो खंजर को रोक लेता है और शिवाजी की जान बच जाती है। इस धोखे के ठीक अगले ही सेकंड बिजली की तेजी से पलटवार होता है। सांस के लिए संघर्ष करते हुए भी शिवाजी संभलते हैं और अपने बाएं हाथ में छिपे वाघ नख से अफजल की कमर पर जानलेवा वार करते हैं। अफजल की पकड़ जैसे ही ढीली पड़ती है, आस्तीन में छिपा बिच्छुआ खंजर उसके शरीर में घोंप दिया जाता है। तंबू में तुरंत अफरा तफरी मच जाती है। अफजल का तलवारबाज सैयद बंदा तुरंत हमला करता है। वो सीधे शिवाजी के सिर पर इतनी जोर से वार करता है कि उनकी पगड़ी 2 टुकड़ों में कट जाती है। लेकिन यहाँ फिर से वो पगड़ी के नीचे छिपा लोहे का टोप काम आता है और इस जानलेवा प्रहार को नाकाम कर देता है। ठीक उसी वक्त शिवाजी के दोनों तलवारबाज एक्शन में आते हैं। जीवा महाला सैयद बंदा पर जोरदार प्रहार करके उसे मार गिराता है। उधर घायल अफजल खां को पालकी में डालकर भगाने की कोशिश होती है, लेकिन शंभाजी कावजी भागती हुई पालकी का रास्ता रोकते हैं और अंततः अफजल का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। तंबू के अंदर का खेल जैसे ही खत्म होता है, शिवाजी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं और एक तोप दागी जाती है। तोप की एक गर्जना उस घात का इशारा थी जिसका इंतजार जंगल में छिपी उनकी सेना कर रही थी। इसके तुरंत बाद मराठा सेना ने दुश्मन की बची हुई फौज पर एक विनाशकारी हमला कर दिया। लेख के अनुसार इस पूरी ऐतिहासिक घटना का अंत एक काव्यात्मक न्याय यानी पोएटिक जस्टिस के रूप में होता है। बताया जाता है कि अफजल खान के सिर को प्रतापगढ़ में नवनिर्मित भवानी मंदिर के पास एक मीनार के नीचे हमेशा के लिए दफना दिया गया। तो अंत में एक ऐसा विचार सामने आता है जो इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल देता है। जरा सोचिए, इतिहास के पन्नों में कितनी बार ऐसा होता है कि किसी बड़े टकराव का फैसला खुले मैदानों में नहीं, बल्कि एक अंगरखे की गुप्त सिलवटों में छिपी तैयारियों से तय होता है। छोटी छोटी बातों पर दिया गया यही ध्यान इतिहास की पूरी धारा बदल देता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।